सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। यानी कि सफलता क्या है? सफलता वो छोटे छोटे जो हमारे एफर्ट्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे प्रयास हैं, उन्हीं को जोड़ के बनती है, जिनको हम डे इन और डे आउट मतलब हर दिन जो है ऐसे एफर्ट्स को, ऐसे प्रयासों को हम रिपीट करते हैं और उन्हीं प्रयासों को लगातार करते रहने से जो है वो सफलता मिलती है। मतलब सफलता मिलने के लिए या सक्सेस अचीव करने के लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ जो भी आपके छोटे छोटे एफर्ट्स हैं वही आपको लगातार करते रहने हैं और उन्हीं को करने से आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 14 अगस्त 2024 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज के न्यूज़पेपर पर बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आप लोगों के साथ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे की सेल जो है वो हमारी वेबसाइट पर लाइव हो चुकी है। फ्लैट 40% आपको यहाँ पर ऑफ मिल रहा है हमारे सभी कोर्सेज़ और PDF नोट्स पर। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि हमारे ऐप या वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। ठीक है, हमारी वेबसाइट okul.co, दैट इज़ OOKUL.co, ये हमारी वेबसाइट है। इस पर आप जा सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से इसी नाम का वो OOKUL नाम से ही हमारा ऐप भी है, चाहे तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। उस पर आप जाएंगे, जो भी कोर्स, जो भी PDF नोट्स आप लेना चाहते हैं उनको आप कार्ड में ऐड करें और इस कोड का यूज़ कर लें। ठीक है, आज़ादी, दैट इज़ AZADI, दैट इज़ आज़ादी कोड का आप लोग यूज़ कर लें तो आपको 40% का ऑफ या डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन ये जो सेल है ये हमारे आईना सीरीज़ के जो मंथली कंपाइल्ड PDF नोट्स हैं उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत ही कम रेट पर अवेलेबल कराए जा रहे हैं, कम प्राइजेस पर आपको दिए जा रहे हैं, तो उन पर ये सेल एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन बाकी जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने भी PDF नोट्स हैं, इंक्लूडिंग आईना सीरीज़ के जो फुल कोर्सेज़ हैं, उन पर भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कल से ये सेल चालू हुई थी। हालांकि कल हम लोग सेशन नहीं लिया था क्योंकि कल ऐसा कोई आर्टिकल्स थे नहीं, तो कल से ये सेल स्टार्ट हुई है और आज इस सेल का दूसरा दिन है। और अभी अगले आने वाले 2 दिन और, यानी कि आज के अलावा 2 दिन और, यानी कि कल 15 और परसों 16, तब तक ये सेल आप लोगों के लिए रहेगी। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इस 40% छूट का, ऑफ का लाभ जो है वो ज़रूर उठाएं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो लोग भी इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और जिनको भी ये सेशंस पसंद आते हैं, हेल्पफुल लगते हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप लोग जितना भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो ज़रूर करें। इस UPI ID और इस QR कोड का यूज़ करें और जितना भी कंट्रीब्यूशन आप लोग कर सकते हैं वो करें, क्योंकि आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही ये जो सीरीज़ है, ठीक है, या मैं कहूँ कि ओवरऑल जो पूरा का पूरा चैनल है उसका पूरा कंटेंट है, या फिर स्पेशली अगर मैं ये आईना सीरीज़ की बात करूँ तो ये आप लोगों के कंट्रीब्यूशन से ही चलेगी। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन अगर बंद हुआ तो आप ये समझिएगा कि ये सीरीज़ भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए सभी लोग जो यूट्यूब पर इन सेशंस को देखते हैं, जिनको भी हेल्प मिल रही है, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सभी लोग अपनी क्षमता अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि इससे इसका जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस वगैरह यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। आज के न्यूज़पेपर में हालांकि ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं। ठीक है, ये आज का न्यूज़पेपर है, ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं। फ्रंट पेज पर तो ऐसा कुछ खास है ही नहीं, सिर्फ 2 आर्टिकल्स यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ जो एक्सप्लेन्ड पेज पर हैं, जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आजकल ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हो ही नहीं रहा है जिसके आर्टिकल्स, मतलब जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल्स बने, तो फिर इसके लिए हम भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब बाकी इधर उधर से कोई भी पढ़ाने को कुछ भी पढ़ा दे, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग,
बट न्यूज़पेपर पर अगर हम फोकस रखें तो कुछ ऐसा खास बहुत ज़्यादा है नहीं, इसीलिए हम लोगों ने कल भी सेशन नहीं लिया। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस भी दिन सेशन नहीं आता है उस दिन आप ये मान के चलिए, इतना आप हमारे ऊपर भरोसा रखिए कि उस दिन एज सच न्यूज़पेपर में कोई खास आर्टिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कल वाले में सिर्फ एक ही आर्टिकल था बहुत छोटा सा, वो NIRF की रैंकिंग्स को लेकर, वो आर्टिकल मैं आज लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। और आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ जो 2 आर्टिकल्स हमें डिस्कस करने हैं, वो एक तो ये वाला है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उसको लेकर विपक्ष ने मांग उठाई है JPC की, दैट इज़ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि JPCs वगैरह क्या होती हैं। और एक बेसिकली एक तरीके का एक आप कह सकते हैं जो साइबर अटैक होता है उसका हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, दैट इज़ DDoS अटैक। ठीक है, कि क्या है ये, कहाँ से इसका कंटेक्स्ट आया, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो इन आर्टिकल्स को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कल के न्यूज़पेपर में एक NIRF रैंकिंग्स को लेकर आर्टिकल था, तो सबसे पहले इसी की बात कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। NIRF रैंकिंग्स जो है वो हर साल आती हैं, और इस साल की रैंकिंग में IIT मद्रास जो है वो फिर से छठी बार जो है, या छठे साल आप कह सकते हैं कि IIT मद्रास जो है वो टॉप पर बना हुआ है ओवरऑल रैंकिंग्स में। और IISc जो है, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, ये 9वीं बार जो है वो बेस्ट यूनिवर्सिटी कैटेगरी में रहा है, मतलब यूनिवर्सिटी कैटेगरी में टॉप पे रहा है। ठीक है, देखो तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि IITs जो हैं ये अभी भी डोमिनेट कर रहे हैं, दे कंटिन्यू टू डोमिनेट द टॉप 10 रैंक्स इन दी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। जो NIRF रैंकिंग्स हैं, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, उसकी टॉप 10 रैंक्स में ज़्यादातर अभी भी क्या है, IITs हैं। ठीक है, और IIT मद्रास मैंने आपको बताया कि लगातार छठे साल 6th कंसेक्यूटिव ईयर ये फर्स्ट स्पॉट पर बना हुआ है, पहली पोजीशन पर बना हुआ है। कौन? IIT मद्रास, लगातार छठे साल। ठीक, ओवरऑल अगर हम टॉप 10 लिस्ट की बात करें तो ये पिछली साल की तरह ही है। इसमें 7 IITs हैं, एक IISc बेंगलुरु है, एक दिल्ली का एम्स है, और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो ये हो गए 7 IIT, एक IISc बेंगलोर, एक दिल्ली का एम्स और एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो ये हो गए टॉप 10 ओवरऑल में, ओवरऑल टॉप 10 लिस्ट में। ठीक, और 2023 की तरह ही IISc हैज़ अगेन बीन प्लेस्ड इन द सेकंड पोजीशन एंड JNU एट द 10th स्पॉट। 2023 की तरह ही जो ये ओवरऑल लिस्ट है, इसमें IISc की रैंकिंग जो है वो सेकंड है, 2023 में भी ऐसा ही था, और JNU जो है वो 10th पोजीशन पर बनी हुई है। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट की अगर हम बात करें, मतलब मैंने तो आपको पहले एक ओवरऑल कैटेगरी बताई, अगर इसमें अब हम यूनिवर्सिटीज़ के लिस्ट की बात करें तो वहाँ पर IISc जो है वो टॉप पोजीशन पर है। ठीक है, IISc जो है वो टॉप पोजीशन पर है, और ये पोजीशन इसने लगातार हेल्ड की है 2016 से, जब से NIRF रैंकिंग पहली बार रिलीज़ की गई थी। तो तब से लेकर अभी तक IISc, दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है वो पोजीशन में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। दिल्ली विश्वविद्यालय की पोजीशन में 11वें स्पॉट से ये 6th स्पॉट पर आई है, 6th पोजीशन पर। और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद जो है, इसकी पोजीशन थोड़ा सा स्लिप हुई है फ्रॉम 10th टू 17th। ठीक है, ओनली 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, दैट इज़ मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, द अमृता विश्व विद्यापीठम and the Vellore Institute of Technology are among the top 10 universities just like last year। पिछली बार की तरह ही इस बार भी सिर्फ 3 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, एक है मणिपाल अकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन, एक है अमृता विश्व विद्यापीठम, और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो टॉप 10 में बने हुए हैं। ठीक है, आई होप समझ गए आप यहाँ तक। इसके बाद आगे देखिए क्या लिखा है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मैं बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है कि IIT मद्रास जो है वो ओवरऑल में अगर टॉप पर है तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में तो टॉप पर होगा ही वो, है ना। तो वाइल IIT मद्रास हैज़ रिटेन्ड इट्स पोजीशन एट द एज द टॉप ऑल थ्रू द 9 IRF
NIRF additions in the list of research institutions this year, it stands second after IISc. देखो अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट ये लिखी गई है कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अगर रैंक की हम बात करें तो IIT मद्रास जो है उसने टॉप पोजीशन हमेशा, जो 9 NIRF की एडिशंस अभी तक आए हैं उसमें वो टॉप पोजीशन रहा है। लेकिन अगर हम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात करें इस साल तो उसमें IISc नंबर 1 है रिसर्च कैटेगरी में, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की कैटेगरी में IISc नंबर 1 है और IIT मद्रास जो है वो सेकंड नंबर पर है। इसको लेकर IIT मद्रास के जो डायरेक्टर हैं विनीत कामाकोटी, ठीक है, वी कामाकोटी, इनका यही कहना है कि IIT मद्रास में जो है वो टीचिंग ओरिएंटेड ज़्यादा है, मतलब वो टीचिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं और उनका यही कहना है कि अगर हमें रिसर्च के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा तो हमें जो टीचर्स का रिक्रूटमेंट है वो बढ़ाना होगा, ठीक है, क्योंकि टीचर्स के ऊपर, टीचर्स मतलब जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं उनके ऊपर टीचिंग लोड कम करना पड़ेगा, तभी ऑब्वियस सी बात है कि वो रिसर्च वगैरह के ऊपर ध्यान दे सकेंगे। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अभी हम लोग कुछ रिक्रूटमेंट्स करने वाले हैं तो इसके बाद फिर कुछ जो टीचर्स वगैरह होंगे वो बच्चों को पढ़ाने में ध्यान देंगे और बाकी कुछ टीचर्स प्रोफेसर्स वगैरह जो हैं वो रिसर्च का काम करेंगे, ठीक है। अब NIRF के अंतर्गत जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको 5 ग्रुप ऑफ पैरामीटर्स के हिसाब से इवेल्युएट किया जाता है और ये 5 पैरामीटर्स क्या क्या हैं। वन इज़ टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज, दैट इज़ TLR, जो इंक्लूड करता है फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो कि कितने फैकल्टी, मतलब कितने स्टूडेंट्स पर कितनी फैकल्टी है उनका एक रेशियो, कितनी फैकल्टी ऐसी है जो PhD है। और इस साल इसमें एक और चीज़ इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज़ द कोर्सेज ऑन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, ठीक है, कि इंडियन नॉलेज सिस्टम्स वाले कितने कोर्सेज हैं उनके हिसाब से ये वाला पैरामीटर बनता है, दैट इज़ टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। इसके बाद अगला पैरामीटर जो है दैट इज़ रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। इसके बाद एक है ग्रेजुएशन आउटकम, एक है आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और एक है परसेप्शन। तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका इवेल्युएशन होता है। इसके बाद अमंग दी टॉप 10 की अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में तो JNU जो है वो रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस वाला जो पैरामीटर है, ये वाला रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस वाला जो पैरामीटर है उसमें यूनिवर्सिटीज़ कैटेगरी में बात कर रहा हूँ मैं, JNU की स्थिति जो है वो सबसे ख़राब है, ठीक है, 45.27 इसका स्कोर है आउट ऑफ 100 और IISc की स्थिति सबसे बेहतर है, दैट इज़ 86.5 आउट ऑफ 100, ठीक है। इसके बाद अगर आगे मैं बात करूं जो टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर ये कहा गया है कि फैकल्टी विद PhD वेरी फ्रॉम मिनिमम ऑफ 62.92% इन केस ऑफ कॉलेज कैटेगरी टू द मैक्सिमम ऑफ 93.45 इन केसेस ऑफ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वहाँ पर PhD विद फैकल्टी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू दोज इंस्टीट्यूट्स जो कॉलेज कैटेगरी के हैं, ठीक है। इसके बाद PhD फैकल्टी विद PhD जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो 32% से, यानी कि फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस जो है उनमें 32% है और यूनिवर्सिटीज़ के केस में वो 67% के आसपास है। इस साल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनको रैंक किया गया है 16 कैटेगरीज़ में, पिछली बार ये 13 कैटेगरीज़ में किए गए थे, इस साल 3 नई कैटेगरीज ऐड की गई हैं। जो नई कैटेगरीज यहाँ पर ऐड की गई हैं वो उसमें है एक ओपन यूनिवर्सिटीज़, एक है स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और तीसरी कैटेगरी जो नई इस बार इंट्रोड्यूस की गई है दैट इज़ स्किल यूनिवर्सिटीज़। और रैंकिंग्स के लिए 10,845 एप्लीकेशन जो है वो रिसीव हुए थे 6,517 इंस्टीट्यूशंस में से, ठीक है। तो आई होप NIRF रैंकिंग, वैसे तो खैर इसमें से सवाल बहुत कम बनता है, ठीक है, या आप कहिए कि चांसेस बहुत कम है, बट फिर भी अगर आप यहाँ से देखना चाहें तो थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बता दिया है इतना इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैंने आपको किन पैरामीटर्स के आधार पर ये कैटेगराइजेशन होता है वो बता ही दिया, ठीक है। इस बार 16 कैटेगरीज़ में डिफ़ाइन, मतलब ये कैटेगराइज किया गया है इंस्टीट्यूशंस को, पिछली बार 13 थे, 3 नई कैटेगरीज कौन सी हैं वो भी मैंने बता दिया आपको, है ना। तो बाकी तो रैंकिंग्स वगैरह तो मुझे मतलब चांसेस कम लगती हैं कि रैंकिंग्स वगैरह के आधार पर जो है वो पूछा जाएगा कि किसकी रैंकिंग क्या है ना, इस तरीके के सवाल पूछने के चांसेस कम है। हाँ, टॉप वाला याद रख सकते हैं कि ओवरऑल IIT मद्रास है, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो IISc बेंगलुरु है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में IISc बेंगलुरु है,
इस तरीके से थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा पूछने के चांसेस कम है, ठीक है। आई होप समझ गए आप इसको। चलिए, इसके बाद अगले आर्टिकल पर अगर हम लोग आएँ तो ये वही है जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था। अमिड हिंडनबर्ग प्रोब कॉल्स लुक एट जेपीसीज ऑन फाइनेंशियल एलिगेशंस, ठीक है, कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद इस तरीके की मांग उठ रही है कि उसकी पूरे के पूरे मामले की या रिपोर्ट की जांच होनी चाहिए, और जेपीसी की मांग की जा रही है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की जा रही है। तो फाइनेंशियल एलिगेशंस को लेकर, मतलब अभी तक जो वित्तीय आरोप लगे हैं पास्ट में, उनको लेकर कुछ जेपीसीज बनी है, ठीक है। हालांकि उनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो मुझे इंपॉर्टेंट अब ऐसा सच नहीं लगता कि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। बट मैं आर्टिकल शेयर करूँगा, आप चाहें तो खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर वही चीज़ लिखी गई है कि विपक्ष जो है, अपोजिशन जो है, वो मांग कर रहा है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का, ताकि जो ये हिंडनबर्ग रिसर्च का एलिगेशंस है सेबी चेयरपर्सन अगेंस्ट माधवीपुरी बुच, इसकी जांच की जा सके, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सके। लेकिन इस मांग को बीजेपी ने जो है वो पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेटिव जेपीसी की अगर हम बात करें, मतलब एक ऐसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो किसी मामले की जांच करे, इन्वेस्टिगेशन करे, तो जेपीसी एक एडहॉक बॉडी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान रखिएगा कि जेपीसी एक एडहॉक बॉडी है। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो कोई परमानेंट बॉडी नहीं है, इट्स अ टेम्परेरी बॉडी, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये एक टेम्परेरी बॉडी है जिसमें दोनों ही सदनों के, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, दोनों के मेंबर्स होते हैं। और किस स्ट्रेंथ में होते हैं, मतलब लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स तो होंगे, लेकिन लोकसभा में भी अलग अलग पार्टियों के मेंबर्स हैं, राज्यसभा में भी अलग अलग पार्टियों के मेंबर्स हैं। तो वो किस प्रपोर्शन में होंगे, वो उसी प्रपोर्शन में होते हैं जितना लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी स्ट्रेंथ होती है, उस हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कांग्रेस की जितनी सीटें लोकसभा में हैं या जितनी सीटें बीजेपी की लोकसभा में हैं, तो अगर लोकसभा से जो मेंबर उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाएंगे, तो बीजेपी की, अगर ऑब्वियस सी बात है कि बीजेपी की अभी सरकार है, तो बीजेपी की जो सांसदों की संख्या है, जो मेंबर्स की संख्या है, वो लोकसभा में ज़्यादा है ना, 240 है। कांग्रेस के कितने हैं, 99 है। तो बीजेपी के ज़्यादा जाएंगे, या बीजेपी के आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के जितने होंगे बीजेपी के लगभग उसके 2.5 गुना होंगे, ठीक है। 2.5 गुना से थोड़ा सा कम, मतलब उस तरीके से प्रपोर्शन मैंने आपको बता दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि लोकसभा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो राज्यसभा से दुगना होता है, क्योंकि ओवरऑल सीट्स की अगर आप बात करें तो लोकसभा की ओवरऑल सीट्स कितनी है, 543, राज्यसभा की 245। तो मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि राज्यसभा की सीट्स लोकसभा की आधी हैं। तो इसीलिए लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा से दुगना है, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ गए। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पर यह लिखा गया है कि जेपीसी जो है वो एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में एक्ट करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, कि उसमें लोकसभा के मेंबर भी हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, सब पार्टियों के मेंबर्स होंगे, तो एक मिनी पार्लियामेंट हो गई। और ये क्या करती है कि स्पेसिफिक मैटर पर, यानी कि किसी भी एक विशेष मुद्दे पर या विशेष मामले की डिटेल्ड स्क्रूटनी मतलब गहनता से उसकी जांच करती है, ठीक है। और वो भी विद इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर रह के। अब जॉइंट कमिटीज़ जो हैं ये कैसे बनती हैं, तो जॉइंट कमिटीज़ बनने के लिए एक हाउस में जो है वो मोशन मूव कराया जाता है और उसको दूसरे हाउस के द्वारा जो है वो एग्री किया जाता है। मतलब एक हाउस में मोशन पास होगा कि एक जॉइंट कमेटी बननी है, फिर उस मोशन को दूसरे हाउस के द्वारा जो है वो एग्री किया जाएगा, तब ये जॉइंट कमिटीज़ बनती है। अब द डिटेल्स ऑफ मेंबरशिप एंड सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर जेपीसी आर डिसाइडेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है। कि कोई अगर जेपीसी बनी है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, तो उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे और ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, मतलब किस सब्जेक्ट से ये डील करेगी, ये पार्लियामेंट डिसाइड करती है। अब जेपीसी बेसिकली क्या कर सकती है कि डॉक्यूमेंट्स को देख सकती है, या किसी भी जो ऑफिशियल हैं, किसी भी मंत्रालय के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के जो ऑफिशियल्स हैं उनको एग्जामिन कर सकती है। और अगर एक या एक से ज़्यादा मेंबर जो हैं वो मेजॉरिटी ना जेपीसी के साथ डिसएग्री करते हैं, क्योंकि जेपीसी में तो बहुत सारे मेंबर्स होंगे,
अब एक दो मेंबर्स अगर उस मेजॉरिटी के फैसले से डिसएग्री करते हैं तो वो अपना नोट ऑफ डिसेंट या डिसेंट नोट जो है वो सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, कि मतलब वो मेजॉरिटी की बात से एग्री नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब इट इज़ अप टू द गवर्नमेंट टू टेक एक्शन ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमेटी। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी मामला जो जेपीसी के पास गया है तो जेपीसी ने उस मामले की डिटेल स्क्रूटनी करी एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर, उसके बाद वो अपना उस मामले के ऊपर क्या देगा, रिकमेंडेशंस देगा जेपीसी। तो सरकार के ऊपर है कि वो क्या एक्शन लेती है। ठीक है, जेपीसी के जो रिकमेंडेशंस है उसके ऊपर। इफ इट सो विशेज द गवर्नमेंट में लॉन्च इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ जेपीसी रिपोर्ट। और अगर सरकार चाहे तो जेपीसी की रिपोर्ट या जेपीसी की जो रिकमेंडेशंस है ना, या जेपीसी की जो रिपोर्ट है उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशंस भी या जांच भी आगे करवा सकती है। लेकिन बट इट मस्ट इन एनी केस रिपोर्ट ऑन द फॉलो अप एक्शन टेकन ऑन द कमिटीज रिकमेंडेशंस। लेकिन किसी भी मामले में मतलब जेपीसी अगर एक बार बनी तो जेपीसी ने जो रिकमेंडेशंस दी या जो अपनी रिपोर्ट दी उसको लेकर सरकार ने क्या फॉलो अप लिया, ठीक है, कि क्या उस मामले की आगे जांच कराई या क्या एक्शन लिया, उसको लेकर एक रिपोर्ट जो है वो क्या करनी होती है, वो यहाँ पर बनानी होती है। ठीक है, और सरकार के रिप्लाई के आधार पर मतलब सरकार ने क्या उसमें एक्शन लिया उसके आधार पर कमेटी जो है वो सबमिट करती है एक्शन टेकन रिपोर्ट इन पार्लियामेंट, कि कमेटी ने जो है वो ये चीज़ें पाई थी, इसके आधार पर सरकार ने ये एक्शन लिया, तो वो एक्शन टेकन रिपोर्ट जो है वो कमेटी सबमिट करती है पार्लियामेंट में। फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट के ऊपर जो है वो पार्लियामेंट में डिस्कशन भी हो सकता है और अपोजिशन या विपक्ष जो है वो सरकार से सवाल भी पूछ सकता है। अपोजिशन के लिए जेपीसी इसलिए मायने रखती है क्योंकि उसके थ्रू इट कैन गेट एक्सेस टू ऑल डिटेल्स अराउंड द एलिज्ड स्कैम। ठीक है, कि अगर कोई भी इस तरीके का स्कैम है, कोई तथाकथित घोटाला है, तो उसको लेकर जितनी भी जानकारी है वो अपोजिशन के पास आ सकती है जेपीसी के थ्रू। और वो ये भी इंश्योर कर सकता है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है वो न्यूज़ में बना रहे, खासकर आजकल के जैसे समय में जब आपको पता है कि कोई भी ऐसा मतलब मीडिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी स्थिति कैसी है ना, तो उसको लेकर आपको पता है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई भी बात जाएगी या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसा स्कैम होगा जो सरकार के विरुद्ध होगा तो उसको लेकर मीडिया वो चीज़ें छुपा देती है। ठीक है, जैसे अभी ये हिंडनबर्ग वाला मामला है, या फिर आपको इससे पहले याद होगा जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला आया था। इलेक्टोरल बॉन्ड वाले मामले में भी वो एक तरीके से सरकार के खिलाफ जा रहा था उस समय, तो आपने कितने ही जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वहाँ पर ये खबरें सुनी। ठीक है, या कितने ही मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल थे जहाँ पर वो खबरें बनी रही थी, बहुत ही कम या ना के बराबर आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर खबरों को दबा दिया गया था। लेकिन अगर इस तरीके से जेपीसीज वगैरह का काम चलता रहता है तो फिर ये चीज़ें जो है वो न्यूज़ में बनी रहती हैं। ठीक है, तो ये भी इससे भी जो है अपोजिशन को फ़ायदा मिलता है और इससे सरकार के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक दबाव या पॉलिटिकल प्रेशर पड़ता है। और यही एक ऐसा मुख्य कारण है जिसकी वजह से सरकार जो है वो इस तरीके की जेपीसीज बनाने को राजी नहीं होती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशंस को लेकर अगर हम बात करें तो अभी तक जो इस तरीके के फाइनेंशियल क्राइम्स हुए हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए सिर्फ 3 बार जेपीसीज बनी है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 1992 में जो हर्षद मेहता केस हुआ था, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड बैंकिंग डील्स को लेकर हर्षद मेहता केस, जिसके ऊपर एक कई सारे डॉक्यूमेंट्रीज या वेब सीरीज़ वगैरह भी बन चुकी है। तो 1992 का जो हर्षद मेहता केस था उसको लेकर एक जेपीसी बनी थी। इसके बाद एक केतन पारिक का ही एक शेयर मार्केट स्कैम था 2001 का, उसको लेकर बनी थी। और एक 2013 में जो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हुआ था उसको लेकर एक जेपीसी बनी थी। तो अभी तक फाइनेंशियल स्कैम्स को लेकर सिर्फ 3 या फाइनेंशियल क्राइम्स को लेकर अभी तक सिर्फ 3 जेपीसीज बनी है। और इससे पहले जो है वो बोफोर्स स्कैम को लेकर, जो बोफोर्स घोटाला हुआ था 1980s 90s के समय में, उसको लेकर भी जेपीसी इन्वेस्टिगेशन जो है वो हुआ था। बट दैट वाज नॉट अ फाइनेंशियल स्कैम। ठीक है, वो अलग इशू था। तो इसको लेकर ये जो 3 यहाँ पर इन्होंने समझाए हैं, दैट इज़ 2G स्पेक्ट्रम का, इसके बाद ये जो केतन पारेख वाला मामला है 2001 का, और 1992 का हर्षद मेहता वाला, ये चाहें तो आप पढ़ लीजिएगा
कि क्या इसमें पूरा का पूरा इशू था, बट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की चांसेस कुछ नहीं है। क्वेश्चन जो है वो यहीं से पूछा जा सकता है कि जेपीसी को लेकर क्या इशू है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया, और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। चलो आगे बढ़ें। इसके बाद हम लोग एक आर्टिकल यहाँ पर और देखेंगे जो आज का हमारा लास्ट आर्टिकल रहेगा। अच्छा, जिस दिन भी सेशन थोड़ा सा छोटा होता है तो आप लोग जो बचा हुआ समय है उसका कहीं पॉजिटिव यूटिलाइजेशन किया करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर सेशन थोड़ा सा छोटा हो रहा है तो बाकी टाइम फिर आप मौज मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, मौज मस्ती थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है कि बीइंग एन एस्पिरेंट और यूपीएससी एस्पिरेंट, मौज मस्ती का आप लोगों के रूटीन में अभी बहुत ज़्यादा जगह नहीं होनी चाहिए, है ना। वो सब आप लोगों को पता है, उसमें क्या ही बोलें। चलो यहाँ पर आओ, व्हाट इज़ आर डीडॉस अटैक। ठीक है, डीडॉस अटैक की यहाँ पर बात करेंगे। कॉज ऑफ ट्रम्प मस्क इंटरव्यू ग्लिचेस। अब देखो ये हुआ क्या, आपको पता ही है जो बिलियनर एंटरप्रेन्योर हैं दैट इज़ एलॉन मस्क, ठीक है, ट्विटर या एक्स के जो मालिक भी हैं, उन्होंने होस्ट किया फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट और रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जो है दैट इज़ डोनाल्ड ट्रंप को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मंडे की इवनिंग को बुलाया। क्यों बुलाया? ताकि वहाँ पर एक लाइव ऑडियो इंटरव्यू जो है वो किया जा सके। हालांकि इनका जो कन्वर्सेशन है वो 40 मिनट की देरी से शुरू हुआ और बीच में उसमें कई सारे जो हैं वो टेक्निकल ग्लिचेस या कुछ इश्यूज आ रहे थे। अब ऐसा जो है वो हुआ है मैसिव डीडॉस अटैक की वजह से। ऐसा जो है वो मस्क ने अपनी एक पोस्ट में कहा है कि ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ जो हुई है कि एक तो कन्वर्सेशन हमारा जो है वो बहुत देर से शुरू हुआ और उसके बाद बीच बीच में भी कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो ये ऐसा लगता है कि ये डीडॉस अटैक की वजह से हुआ है। अब ये डीडॉस अटैक क्या होता है, देखिए सबसे पहले डीडॉस अटैक से पहले हमें समझना होगा डॉस अटैक। डॉस अटैक का फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई वेबसाइट या कोई भी ऑनलाइन सर्विस एक्सेस नहीं हो सकती बिकॉज इट हैज़ बीन द टारगेट ऑफ अटैक्स फ्रॉम मैलिशियस एक्टर। ठीक है, कि जब भी कोई वेबसाइट या कोई ऑनलाइन सर्विस को आप एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो किसका टारगेट बनी है, एक मैलिशियस एक्टर का। मैलिशियस एक्टर मतलब जो उसमें सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, दिस इज डन बाय डायरेक्टिंग। अब ये कैसे किया जाता है, देखो दिस इज डन बाय डायरेक्टिंग मैनी यूजर्स टूवर्ड द ऑनलाइन सर्वर साइमल्टेनियसली टू फ्लड इट। यानी क्या किया जाता है कि कोई भी जो ऑनलाइन वेबसाइट है या कोई सर्विस है उसका जो सर्वर होगा उसकी तरफ बहुत सारे यूजर्स को एक ही समय पे डायरेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उससे होता क्या है कि वहाँ पर फ्लडिंग हो जाती है और उसकी वजह से जो या तो वेबसाइट का पेज लोड होता है वो बहुत स्लो हो जाएगा क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा लोड है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ है। और या फिर स्टॉपेज हो सकता है इंटरनेट सर्विसेज में भी, कि आप कोई वेबसाइट अगर खोल रहे हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि वेबसाइट नहीं खुल रही है। ठीक है, तो वो इस तरीके का इशू होता है। क्लियर है बात। अब मतलब इसका एक वैसे रियल लाइफ एग्जांपल आप ये कह सकते हैं, जैसे आप कभी कोई रिजल्ट वगैरह चेक करते हैं, ठीक है, तो उस समय होता है ना कि कोई वेबसाइट अगर आप खोल रहे होते हैं तो वो नहीं खुल रही होती है या पेज बहुत स्लो लोड हो रहा होता है। ठीक है, हालांकि वो एक तरीके से अटैक नहीं है, वो तो लोड की वजह से होता है, बट वही लोड मैं आपको समझा रहा हूँ कि लोड बढ़ने की वजह से ऐसा एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि वेबसाइट्स के ऊपर जब लोड बढ़ता है, ठीक है, हालांकि वो अटैक नहीं है। ये बात को ध्यान रखिएगा कि जब आप अपना रिजल्ट चेक करते हैं, किसी भी तरीके का रिजल्ट चेक करते हैं ऑनलाइन, तो उस समय जो वेबसाइट नहीं लोड हो रही होती है या बहुत स्लो लोड हो रही होती है, ठीक है, वो एक तरीके से वही मैं आपको एक तरीके से उसको रिलेट कर रहा हूँ। हालांकि वो अटैक नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे जो इंटेंशंस है वो मैलिशियस नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर यह लिखा है कि कंप्यूटर्स जो हैं वो इंटरनेट को और एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं, जो इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी एड्रेस होता है उसके थ्रू, क्योंकि हर सिस्टम को या हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है। कोई भी सिस्टम होगा, कोई भी डिवाइस होगा, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस है। आपका मोबाइल है, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। ठीक है, आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसका एक यूनिक आईपी एड्रेस होगा। तो कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से कैसे जुड़ता है और कोई भी कंप्यूटर्स आपस में कैसे जुड़ते हैं, वो इसी यूनिक आईपी एड्रेस के थ्रू जुड़ते हैं।
ठीक है। अब द डेटा दे एक्सचेंज इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक्स कॉल्ड पैकेट्स, और उनके थ्रू जो डेटा का मूवमेंट होता है या जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो कैसे होता है, डेटा का एक्सचेंज या डेटा का ट्रांसफ़र जो है वो स्मॉल चंक्स में होता है, जिसको पैकेट्स कहा जाता है, डेटा का, डेटा पैकेट्स। अब द टेक कंपनी IBM वेबसाइट, उसमें ये कहा गया है कि बाय यूजिंग अप अ रिसोर्स अवेलेबल बैंडविड्थ द DDoS अटैक्स प्रिवेंट दीज रिसोर्सेज फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू लेजिटिमेट कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड पैकेट्स। अब जब किसी भी रिसोर्स की जो अवेलेबल बैंडविड्थ है कि वो कितने सारे कनेक्शंस को एक समय पर एक्सेप्ट कर सकता है या उनको सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, तो जब आप उसको अगर पूरा यूज़ कर ले रहे हैं तो DDoS अटैक क्या करता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो जो लेजिटिमेट कनेक्शन रिक्वेस्ट आ रही हैं या जो पैकेट्स आ रहा है उनको आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है, वो रिस्पॉन्ड करने से प्रिवेंट करेगा। इस तरीके का होगा इस अटैक में। और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस यानी कि जो DDoS अटैक है उसमें मल्टीपल सोर्सेज जो हैं वो एक ही टारगेट के अगेंस्ट काम करते हैं, तो इसीलिए कल्प्रिट को लोकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर एक ही जगह से अटैक हो रहा है तो समझ में आता है, तब तो पकड़ा जा सकता है कि वो अटैक कहाँ से हो रहा है, लेकिन अगर मल्टीपल जगह से अटैक हो रहा हो एक ही टारगेट के ऊपर तो फिर पकड़ना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। उसको कहा जाता है DDoS, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। अब इस तरीके के अटैक काम कैसे करते हैं, तो इसको लेकर लिखा है कि DOS अटैक्स कैन बी कैरिड आउट इन मैनी वेज, कई तरीके से इन अटैक्स को कैरी आउट किया जा सकता है। जैसे कि स्मर्फ अटैक। स्मर्फ अटैक में क्या होता है कि अटैकर जो है वो सेवरल टारगेट्स को मैसेजेस भेजता है, ठीक, एज्यूमिंग फॉल्स IP एड्रेसेस वाइल एक्चुअली यूजिंग द टारगेट्स IP एड्रेस दे सेंड कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट, और वो कई सारे टारगेट्स के ऊपर जो है वो कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट भेजता है। अब उनके जब टारगेट्स रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसके बाद फिर वो उनके खुद के सर्वर्स को क्या करना शुरू करता है, फ्लड करना, मतलब उसी तरीके से वहाँ पर भीड़ बढ़ानी शुरू करता है, उसकी वजह से DDoS अटैक होता है। इसके बाद एक और तरीका है दैट इज सिन फ्लड। सिन फ्लड में क्या होता है कि अटैकर जो है वो एक कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं टू अ टारगेट नेटवर्क एंड रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट, हाउएवर दे डेलिबरेटली लीव आउट द नेसेसरी स्टेप ऑफ कंफर्मिंग दैट कनेक्शन, ठीक है, वो उस कनेक्शन को फिर कंफर्म नहीं करते। इस वजह से इनकम्प्लीट, मल्टीपल इनकम्प्लीट कनेक्शन जो है वो सर्वर के ऊपर लोड डालते हैं, और जो रियल कनेक्शंस है उनको कंप्लीट करना भी इस वजह से मुश्किल हो जाता है। अब DOS अटैक के साइंस क्या हैं, तो साइंस उसमें वही है कि एक तो इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाएगी, या फिर कोई भी साइट को अगर आप एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी महसूस कर रहे हैं तो वो DOS अटैक ही है, ठीक है। इस तरीके के जो सिस्टम्स, मतलब इस तरीके का जो अटैक्स वगैरह है वो X में पहले भी हुआ है, ठीक है। और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो हैं उसके थ्रू आप इस तरीके के जो अनयूजुअल ऑनलाइन ट्रैफिक है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, यूज़र्स को अलर्ट कर सकते हैं, और इस तरीके के जो DOS अटैक्स हैं उनको रोक सकते हैं। हाउ सिग्निफिकेंट कैन DOS अटैक बी, अब ये जो DOS अटैक्स हैं वो कितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, तो DOS अटैक्स जो हैं ये मेजर डिसरप्शंस कर सकते हैं, जो कि कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक का डिसरप्शन हो सकता है। 2016 में 2 मेजर वेबसाइट्स, एक है स्पॉटिफाई और दूसरी है अमेज़ॉन, ये कई घंटों तक ये इस तरीके के DDoS अटैक्स की वजह से ही अनअवेलेबल हो गई थी, ठीक है। तो आई होप आप बात को समझ पाए कि DDoS अटैक क्या होता है, तो साइंस एंड टेक में आप इसको लेंगे, ठीक है। क्लियर है बात? चलो, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, इसीलिए मैं ज़्यादा आप लोगों का समय नहीं लूँगा, और आप यकीन मान के चलिए कि बाकी आर्टिकल्स जो हैं वो ऐसा सच कुछ खास नहीं है पूरे न्यूज़पेपर में, क्योंकि मैं पूरा पहले न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ऑब्वियसली, है ना, तो उसके बाद ही आप लोगों के लिए जो आर्टिकल्स हैं वो सेलेक्ट करके लाए जाते हैं। तो आप लोगों के लिए भले ही ये सेशन 35 मिनट या 40 मिनट का रहता है जैसे आज आपको लग रहा है, बट इसके पीछे 2-3 घंटे की मेहनत लगती है, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा एक बार गो थ्रू करना पड़ता है, जो एडिटोरियल्स वगैरह हैं उनको एक बार पढ़ना पड़ता है, पता लगे कि उसमें कुछ काम का निकल जाए, ठीक है, तो वो टाइम लगता है, तो इसलिए एफ़र्ट होता है बैक एंड में, ठीक है। चलो, तो वो एफ़र्ट आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि अगर वो एफ़र्ट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो रहे हैं तो प्लीज़ आप अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें
वो डेफिनेटली करें, और करें ज़रूर, क्योंकि उसी के दम पर ये सेशंस जो हैं वो आगे इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल सकते हैं। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो अमाउंट कंट्रीब्यूट करें, और सभी लोग करें। और जो लोग मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स खरीदना चाहते हैं आईना सीरीज़ की, तो उनके लिए ये सारे के सारे विकल्प या ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि अगर आप अगले साल के मेंस एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप 16 महीने की पीडीएफ जो है वो ओनली एट 680 रुपीज़ में परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप अगले साल के मेंस प्रीलिम्स एग्ज़ाम के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप 510 रुपये में पीडीएफ्स ले सकते हैं 12 महीने की। इससे कम ड्यूरेशन के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं 8 महीने की 345 रुपये में, और 4 महीने की 175 रुपये में। और हर मंथ का अगर आप लेना चाहें तो एट लेस देन ₹2 पर डे, यानी कि 2 रुपये से कम में 59 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल रही है। जून की यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जुलाई की मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके ऊपर काम चल रहा है, वो बिल्कुल अपने एंड फेज़ पर है, और वो आज या कल में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो जिन लोगों ने मंथली लेनी है वो ले सकते हैं, और जिन लोगों ने अगर इस वाले किसी में भी एनरोल किया हुआ है तो उनको वो ऑलरेडी वहाँ पर दिख जाएगी अपने डाउनलोड सेक्शन में। ठीक है, और आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें, और प्ले स्टोर से आप ऐप डाउनलोड करें, और उसमें अगर आपने कोई भी हमारे वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी हमारे आईना सीरीज़ के कोर्स जो हैं वो इन सभी कोर्सेज़ में भी आपको 40% डिस्काउंट अभी 16 तारीख तक मिल जाएगा। अगर आप एनरोल करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। इस तरीके के मंथली 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। लास्ट ईयर के कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं, और लास्ट ईयर का एक जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 का कंपाइल्ड पीडीएफ नोट्स भी हम आपको दे रहे हैं 12 महीने का इंग्लिश में एट ओनली 499 रुपीज़। इसमें भी अगर आप एनरोल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे कोर्सेज़ और ये जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं ये हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड हैं। अगर आपको वहाँ से मिलने में, इनको कोई ढूंढने में कोई तकलीफ़ होती है तो यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150449990, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर लें। यहाँ से भी आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और जाने से पहले मैं एक बार आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको ये सेशंस पसंद आते हैं या आ रहे हैं या हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज़ अपनी तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके आप डेफिनेटली करें। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी आपके डाउट्स क्वेरीज़ हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ भी कमेंट आप लोग करते रहें। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, वीडियोस की नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलने के लिए। और अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे साथ ज़रूर बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।